जय हिंद एवरीवन। मेरा नाम है अरुण सिंह तोमर यानी कि डिफेंस उस्ताद। और हम कवर कर रहे हैं इकोनॉमिक्स की सीरीज फॉर सीडीएस एंड सीएपीएफ एसी। ठीक है। तो भाई सीधी सी बात है, आज हमारा लास्ट लेक्चर है इस पूरी सीरीज का। इस पूरी सीरीज को अगर आप प्लेलिस्ट को कवर करेंगे तो इकोनॉमिक्स के बहुत सारे नहीं, तकरीबन सारे के सारे क्वेश्चन ही आपके सॉल्व हो सकते हैं अगर आपने सीरियसली इस सीरीज को फॉलो किया है तो। बाकी बकैती नहीं करनी है, सीधे मुद्दे पर आएंगे। हम लोग साथ सीधे टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो आज हम क्या कवर करने वाले हैं? सबसे पहले आज हम कवर करेंगे कैपिटल मार्केट के बारे में। ठीक है। कैपिटल मार्केट क्या होता है? देखो भाई, हमारे जो फाइनेंशियल मार्केट होते हैं, है ना, इनके अंदर कैपिटल मार्केट भी आ जाते हैं और मनी मार्केट्स भी आ जाते हैं। ठीक है। दोनों तरह के मार्केट्स आते हैं। अब कैपिटल मार्केट्स कौन से होते हैं? कैपिटल मार्केट वो होते हैं जो कि फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में ट्रेड करते हैं। कौन से फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में ट्रेड करते हैं? जिनकी मैच्योरिटी 1 साल से लॉन्गर होती है, ज्यादा होती है। ठीक है। और मनी मार्केट किसके साथ ट्रेड करते हैं? ये करते हैं डेब्ट सिक्योरिटीज में, या फिर डेब्ट इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह होते हैं जिनकी मैच्योरिटी 1 साल से कम होती है। ठीक है। ये बेसिक डिफरेंस आ जाता है। सिंपलेस्ट में देखा जाए तो कैपिटल मार्केट्स को हम फर्दर डिफाइन कर सकते हैं एक ऐसी मार्केट प्लेस के तौर पे जहां पर बायर्स और सेलर्स क्या करते हैं? इंगेज करते हैं इन द ट्रेड ऑफ लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल सिक्योरिटीज। लॉन्ग टर्म का मतलब होता है जिनका पीरियड 1 साल से ज्यादा होता है, जिनकी मैच्योरिटी 1 साल से ज्यादा है ना। अब मार्केट्स को फर्दर सेग्रीगेट किया जाता है टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट के बेसिस पे। किस तरह का इंस्ट्रूमेंट जो है वो बेचा जा रहा है। टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट में क्या आ जाता है भाई? आपका डेब्ट या फिर इक्विटी आ जाता है। ठीक है। इसको यूज किया जाता है टू रेज कैपिटल, है ना। जैसे कि अगर जो आपका डेब्ट मार्केट होता है या स्टॉक मार्केट होता है ना, उसमें आपका पैसा इकट्ठा किया जाता है। दूसरा आ जाता है आपका डेरिवेटिव मार्केट। डेरिवेटिव डेरिवेटिव मार्केट आ जाता है जिसको रिस्क मैनेज करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है। इसको रिस्क मैनेज करने के लिए और इसको कैपिटल रेज करने के लिए। ठीक है। कैपिटल मार्केट को हम जनरली प्राइवेट क्या बोलते हैं, प्राइमरी मार्केट भी कहते हैं। इसको हम प्राइमरी मार्केट भी कह लेते हैं, या फिर क्या बोलते हैं, सेकेंडरी मार्केट भी कह लेते हैं। बोरोवर्स क्या करते हैं भाई? यहाँ पर बोरोवर्स पैसे को प्राइमरी मार्केट में रेज करते हैं अलग अलग चीजों के जरिए। लाइक स्टॉक्स और बॉन्ड्स होते हैं जिनको प्राइमरी इशुएंस कहा जाता है, उनके जरिए करते हैं। एक बार इंस्ट्रूमेंट इशू किए जाते हैं फिर इनको सेकेंडरी मार्केट में ट्रेड किया जा सकता है। अब प्राइमरी मार्केट की स्पेसिफिकली बात करें तो प्राइमरी कैपिटल मार्केट जो रहते हैं ये हमारे नए या फिर फ्रेश इश्यूज के लिए रहते हैं, है ना। आपने सुना होगा नए या फिर जो फ्रेश इश्यूज होते हैं उनको क्या कहा जाता है? उनको कहा जाता है आईपीओ। आईपीओ यानी कि इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग्स। जब भी कोई कंपनी आपकी स्टॉक मार्केट में लिस्ट होना चाहती है तो वो सबसे पहले अपना आईपीओ लेके आती है ना, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग्स लेके आती है कि भाई लोग इसमें अपने हिसाब से खरीदना चाहें, और फिर उसका उसका वैल्यूएशन वगैरह होता है। तो प्राइमरी मार्केट डील करता है इन द लॉन्ग टर्म फ्लो ऑफ फंड। ठीक है। फंड के लॉन्ग टर्म फ्लो में ये भाई डील करता है फ्रॉम द सरप्लस सेक्टर टू द गवर्नमेंट एंड कॉर्पोरेट सेक्टर थ्रू प्राइमरी इशुएंस एंड टू द बैंक्स एंड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंटरमीडियरी। ठीक है। तो ये प्राइमरी इशुएंस जो आपके कॉर्पोरेट सेक्टर के होते हैं उसी की वजह से उनको मिलता है पैसा। आप आईपीओ में हिस्सेदारी खरीदेंगे तो आपको पैसा मिलेगा, कंपनी के प्रॉफिट और लॉस में आप भी हिस्सेदार हो जाते हैं। वही सेकेंडरी मार्केट की बात करें तो सेकेंडरी मार्केट को आफ्टर मार्केट भी कहा जाता है। अभी आफ्टर मार्केट क्या होता है? मतलब बाद वाला मार्केट। यानी कि ये वो फाइनेंशियल मार्केट होता है जहां पर सिक्योरिटीज की ट्रेडिंग की जाती है। ठीक है। सिक्योरिटीज की ट्रेडिंग की जाती है जो कि ऑलरेडी आपकी इशू की जा चुकी है इन द आईपीओ। आईपीओ में पहले कर चुकी है, अब बंदों ने खरीद के इनको दोबारा बेचना स्टार्ट कर दिया है ना। तो इसको शेयर मार्केट के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। शेयर मार्केट में वो सिक्योरिटीज का एक्सचेंज होता है जो ऑलरेडी आपकी प्राइमरी मार्केट में सोल्ड की जा चुकी हैं, लिस्ट की जा चुकी हैं। कोई भी ट्रांजैक्शन जो शेयर मार्केट में हो रहा है वो एक्सचेंज के मेंबर्स के द्वारा किया जाता है। कुछ चीजों को दिमाग में रखा जाता है कि भाई सेबी के द्वारा बनाए गए रूल्स और रेगुलेशंस क्या है। शेयर मार्केट में आप अपने हिसाब से चीजें नहीं कर सकते, आपको सेबी के रूल्स को फॉलो करना पड़ता है। फिर आ जाता है कैपिटल मार्केट विज़ कमर्शियल बैंक्स, यानी कि इंटरमीडिएशन जो आपका लैंडर्स यानी कि सेवर्स और जो बोरोअर्स होते हैं यानी कि यूजर्स ऑफ फंड, है ना, इनके बीच का जो इंटरमीडिएशन होता है
ये फंडामेंटल फंक्शन होता है फाइनेंशियल सिस्टम का किसी भी इकोनॉमी में, और ये आपका परफॉर्म किया जाता है कमर्शियल बैंक्स के द्वारा और प्राइमरी कैपिटल मार्केट्स के द्वारा। ठीक है, ये डिस्टिंक्शन कैपिटल मार्केट्स का ये आ जाता है कि कैपिटल मार्केट क्या करते हैं, इनको डायरेक्ट फंडिंग देते हैं। कैपिटल मार्केट डायरेक्ट फंडिंग देते हैं फ्रॉम सेवर टू यूजर विया द इशुएंस ऑफ सिक्योरिटीज, जबकि बैंक क्या करता है, बैंक एक इंटरमीडिएट का काम करता है जो इनडायरेक्ट फंडिंग देता है विद बैंक्स एज अ गो बिटवीन कनेक्टिंग द सेवर एंड यूजर, यानी कि वो सेवर और यूजर को कनेक्ट करते हैं। ठीक है, फर्दर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या आएंगे कैपिटल मार्केट के, तो भाई देखो कैपिटल मार्केट जो रहता है ये हमारा सिक्योरिटीज वाला मार्केट रहता है, जहां पर कंपनीज हैं जो गवर्नमेंट जो है क्या कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म फंड्स को रेज कर लेते हैं। दूसरी तरफ भाई हमारा जो ये मार्केट जो रहता है इसमें कॉर्पोरेट की जो भाई इक्विटी है प्लस लोनर टर्म डेब्ट सिक्योरिटीज जो है ना, जिनकी मैच्योरिंग 1 साल से ज्यादा है वो इश्यू की जाती है और उनको ट्रेड भी किया जाता है, इश्यू प्लस ट्रेड। तीसरा आ जाता है कैपिटल मार्केट, हमारा वो मार्केट होता है जहां पर लॉन्ग टर्म डेब्ट इक्विटी शेयर्स जो है ना, ये वो वाला मार्केट आ जाता है जहां पर ये इश्यू किए जाते हैं। इस मार्केट में कैपिटल फंड्स आ जाते हैं, कैपिटल फंड्स में इक्विटी और डेब्ट दोनों को ही ट्रेड भी किया जाता है और दोनों को इशू भी किया जाता है। उसके बाद आ जाता है ये वो मार्केट होता है लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज वाला, जिसमें स्टॉक्स की ट्रेडिंग की जाती है, बॉन्ड्स की ट्रेडिंग की जाती है, मतलब उनको खरीदा और बेचा जाता है। ठीक है, कैपिटल मार्केट के अंदर फाइनेंशियल सिक्योरिटीज आ जाती हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आ जाती हैं, सेमी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आ जाती हैं। कैपिटल मार्केट के कंसर्न्स दो तरह के मतलब दो तरह की ब्रॉड सिक्योरिटीज जो है वो ट्रेड की जाती हैं, आपकी जो मैंने आपको बताया था डेब्ट एंड इक्विटी। ठीक है, स्टॉक्स जब आप खरीदते हैं तो इससे इन्वेस्टर्स क्या करते हैं, इन्वेस्टर्स कंपनी के इक्विटी इंटरेस्ट में हिस्सेदारी ले लेते हैं और एक तरीके से कंपनी के ओनर बन जाते हैं, यानी कि जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा कंपनी का वो भाई इनका भी होगा। अब सिग्निफिकेंस की बात करते हैं स्पेसिफिक हम कैपिटल मार्केट्स की। ठीक है, देखो भाई किसी भी इकोनॉमी की जो ग्रोथ रेट है ना, वो डिपेंड करती है कितना भाई वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा हो। ठीक है, और इंफ्रास्ट्रक्चर जो आपका डेवलपमेंट होता है इसको चाहिए होते हैं डीप कैपिटल मार्केट, है ना, कौन कौन से, लाइक बैंक्स हो गए, सॉरी डीप कैपिटल मार्केट चाहिए होते हैं क्योंकि जनरली जो बैंक्स होते हैं ना वो रिस्क नहीं लेना चाहते, है ना, ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को फंड करने के लिए वो ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते। तो कैपिटल मार्केट के बहुत सारे बेनिफिशियरी फीचर्स होते हैं अलग अलग पार्टिसिपेंट्स के लिए जो कि उनके साथ में पार्टिसिपेट करते हैं। जैसे कि किसी कंपनी की बात करें या फिर किसी एंटिटी की बात करें जिनको चाहिए होती है फंडिंग, उनके लिए कैपिटल मार्केट कैसे यूजफुल है, कैपिटल मार्केट एक अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ फंडिंग बन जाते हैं उनके लिए, है ना। बैंक फाइनेंसिंग जैसे होती है ना उसी तरीके से कैपिटल मार्केट से भी पैसा उठाया जा सकता है। कैपिटल मार्केट क्या करते हैं, इनको बेटर प्राइसिंग देते हैं, अब बेटर प्राइसिंग और लॉन्गर मेच्योरिटीज भी दे देते हैं। ठीक है, और एक वाइड इन्वेस्टर बेस का एक्सेस भी देते हैं भाई। उसके साथ साथ ये इनको बेसिकली क्या करते हैं, ये इनको फंडिंग देते हैं फॉर रिस्कियर एक्टिविटीज, ऐसी एक्टिविटीज जिनको बैंक क्या करता है ट्रेडिशनली अलाउ नहीं करेगा, बैंकिंग सेक्टर उनको सर्व नहीं करेगा, है ना। तो भाई ये इकोनॉमी में इनोवेशन लेके आता है। अब अगर हम गवर्नमेंट के लिए देखें कि गवर्नमेंट के लिए क्या सिग्निफिकेंस होता है कैपिटल मार्केट का, तो कोई भी डेवलप्ड लोकल कैपिटल मार्केट जो होगा वो क्या करेगा, लोकल करेंसी की एक्सेस जो है उसको बढ़ा देगा, है ना, लोकल करेंसी फाइनेंसिंग जो है भाई उसकी एक्सेस बढ़ा देगा। इससे क्या होता है भाई, इससे हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिस्क और इन्फ्लेशन को बेटर मैनेज किया जा सकता है। लोकल मार्केट्स के पास ये फायदा होता है कि वो लोकल इन्वेस्टर्स को इजीली टैप कर सकते हैं। ठीक है, खासकर लोकल बैंक्स वगैरह को, इससे उनकी जो फिजिकल डेफिशिएंट्स है गवर्नमेंट के उनको पूरा किया जा सकता है। कैसे पूरा किया जा सकता है, लोकल मार्केट से बोरो करने के बाद विदाउट द एक्सचेंज रेट रिस्क। ठीक है, तो लोकल कैपिटल मार्केट के क्रिएशन से गवर्नमेंट को बहुत फायदा मिलता है। इससे डेवलपमेंट को, वो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को इंटरनली क्या कर सकते हैं, फाइनेंस कर सकते हैं। इन्वेस्टर्स और सेवर्स के लिए क्या होता है कि कैपिटल मार्केट इनको ज्यादा अट्रैक्टिव इन्वेस्टिंग अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कराते, ठीक है, अट्रैक्टिव अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कराते हैं भाई।
किसके साथ? बेटर रिटर्न के साथ। ठीक है, तभी तो भाई इन्वेस्टिंग वो अट्रैक्टिव होगी, बेटर रिटर्न मिलता है इनको। ठीक है, बैंक डिपॉजिट्स में अगर आप करवाओगे तो उसके कंपैरिजन में ज्यादा आपको बेटर रिटर्न मिलेगा। बैंक में तो वही आपका 4%, 5%, 6% मिल जाता है। ठीक है, ये डिपेंडिंग करता है रिस्क प्रोफाइल पे, लिक्विडिटी नीड पे, कितना पैसा चाहिए, बाकी फैक्टर्स पे भी। अब सिक्योरिटीज और इंस्ट्रूमेंट्स का बहुत वाइड रेंज जो होता है वो इन्वेस्टर्स और सेवर्स को मिलता है। तो कैपिटल मार्केट्स इन्वेस्टर्स को क्या करते हैं? हेल्प करते हैं कि भाई आप अपने पोर्टफोलियो जो है उनको डाइवर्सिफाई कर पाए। अब देखो क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल कोई बंदा, किसी अपना बंदे के पास 1 लाख रुपए है, 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करना चाह रहा है ना। तो उसने क्या किया, किसी एक कंपनी को चूज किया। फॉर एग्जाम्पल कंपनी जो है वो सीमेंट के साथ डील करती है, पूरा 1 लाख रुपए इसमें डाल दिया। अब रिस्क है ना, कभी कोई सिचुएशन आ रही है, सीमेंट के दाम कम हो रहे हैं, ज्यादा हो रहे हैं, अलग अलग फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, तो उसकी वजह से उसका 1 लाख रुपए डूब भी सकता है, अच्छा खासा पैसा ही बना सकता है, लेकिन रिस्क बहुत ज्यादा है। लेकिन इसके बदले में अगर वो 25-25 हजार करके 4 इंस्टॉलमेंट में 4 अलग अलग डाइवर्स कंपनियों में लगाए, एक सीमेंट की हो गई, एक ऑटोमोबाइल की हो गई, एक एरोक्राफ्ट की हो गई, एक हो सकता है मेडिकल फील्ड की हो गई, तो इस केस में क्या होता है कि अलग अलग सेक्टर्स में जब पैसा लगाया जाता है, पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई किया जाता है, तो फिर उसमें क्या है कि रिस्क उसका जो होता है मैनेज हो जाता है। ठीक है, ये पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट होता है इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के लिए, जिसमें पेंशन फंड्स और इंश्योरेंस कंपनीज आ जाती हैं। अब पूरी इकोनॉमी एज अ होल के लिए देखा जाए तो वेल डेवलप्ड कैपिटल मार्केट्स क्या करते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक लेवल पे बहुत सारे बेनिफिट्स प्रोवाइड कराते हैं, मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन को हेल्प करते हैं, जो कि लिक्विड सिक्योरिटाइज मार्केट से आपका फैसिलिटेट किया जाता है। ठीक है, इसके साथ साथ ये फाइनेंशियल सेक्टर को सर्व भी करते हैं, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बढ़ाते हैं मार्केट में। ठीक है, वनरेबिलिटीज जो रहती हैं उनको कम करते हैं मार्केट में, एक्सचेंज रेट शॉक्स को एब्जॉर्ब करते हैं, सडन इंटरप्शन जो कैपिटल फ्लोज का होता है उसको भी एब्जॉर्ब करते हैं। वर्ल्ड बैंक ग्रुप की जो रिसर्च है उससे पता चलता है कि इमर्जिंग मार्केट कंट्रीज जो रहती है, जिनमें रोबस्ट गवर्नमेंट बॉन्ड मार्केट्स जो रहते हैं, वो आपके 2008 के क्राइसिस को उन्होंने अच्छे से मैनेज किया है ना, मेजर इकोनॉमिक डिसलोकेशन को अवॉइड किया, फर्म्स और सिटीजन जो थे उन्होंने अपनी फाइनेंशियल सॉल्वेंसी और लिक्विडिटी को मेंटेन रखा। तो इस तरीके से कैपिटल मार्केट जो है उनका डीपर इम्पैक्ट पड़ता है सोसाइटी पे। डेरिवेटिव्स के यूज के साथ साथ जो आपके वेल डेवलप्ड मार्केट्स होते हैं वो रिस्क मैनेजमेंट टूल्स को यूज करते हैं, जो कि ना सिर्फ मार्केट पार्टिसिपेंट्स को लेकिन बाकी सारे लोगों को भी, कंपनीज को, एग्रीकल्चर प्रोड्यूसर, इन सबको हेल्प कर। अब एक क्वेश्चन आ जाता है कि कैपिटल मार्केट के पार्टिसिपेंट्स कौन कौन होते हैं। सप्लाई जो इस मार्केट में आती है वो कहाँ से आती है? वो डिफरेंट सेक्टर्स की सेविंग्स के जरिए आती है। ठीक है, ये सेविंग्स कौन कौन से सोर्स से आती है भाई? ये सेविंग्स आपकी देखो भाई, हाँ, ये सेविंग्स आपकी इंडिविजुअल्स के लोगों से आती है। ठीक है, इंडिविजुअल्स के साथ साथ आपके इसमें आ जाते हैं कॉर्पोरेट। ठीक है, कॉर्पोरेट के साथ साथ भाई इसमें गवर्नमेंट्स आ जाती हैं, फॉरेन कंट्रीज आ जाती हैं, बैंक्स आ जाते हैं, प्रोविडेंट फंड्स आ जाते हैं, इंश्योरेंस फंड्स आ जाते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आ जाते हैं, है ना। इंडिविजुअल्स क्या करते हैं भाई, इन मार्केट्स में इन्वेस्ट करते हैं डायरेक्टली। कैसे? शेयर्स में इन्वेस्ट करने के बाद में, डिवेंचर्स में इन्वेस्ट करने के बाद में, है ना, कंपनीज के जो शेयर्स और डिवेंचर्स होते हैं, किसके जरिए? थ्रू बॉन्ड इश्यूज ऑफ पब्लिक सेक्टर यूनिट्स और थ्रू म्यूचुअल फंड्स। या तो म्यूचुअल फंड्स खरीदते हैं, बॉन्ड इश्यूज जो वगैरह होते हैं उनको खरीदते हैं, और कॉर्पोरेट जिनकी ज्यादा सेविंग्स होती है देन देयर रिक्वायरमेंट फॉर फंड्स, वो भी क्या करते हैं? इस मार्केट में पार्टिसिपेट करते हैं। ये ओवरऑल फ्लो चार्ट आपको बता देगा, है ना। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आ जाती हैं, इंडस्ट्रियल सिक्योरिटीज मार्केट में, न्यू इश्यू मार्केट यानी कि आईपीओ और ओल्ड इश्यूज मार्केट आ जाते हैं, शेयर्स एंड स्टॉक्स। डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में IFCI, ICCI, SFCs, IDBI, IIBI, UTI वगैरह। फाइनेंशियल इंटरमीडिएट्स में मर्चेंट बैंक्स, म्यूचुअल फंड, लीजिंग कंपनीज, वेंचर कैपिटल कंपनीज और ये सब आ जाते हैं। उसके बाद में कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स की बात करें तो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स जो आपके कैपिटल सोर्सेस, रिसोर्सेज को रेज करने के लिए यूज किए जाते हैं कैपिटल मार्केट में, इनको कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट कहा जाता है। अलग अलग तरह के कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट जो है वो कॉर्पोरेट एंटिटीज के द्वारा यूज किए जाते हैं ताकि रिसोर्सेज को रेज किया जा सके। जैसे कि भाई हमारा आ गया प्रेफरेंस शेयर, ठीक है, उसके बाद में आ जाता है इक्विटी शेयर, उसके बाद में आ जाता है नॉन वोटिंग इक्विटी शेयर, उसके बाद में क्यूमुलेटिव कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर आ जाता है। ठीक है, कंपनी फिक्स्ड डिपॉजिट्स आ जाते हैं, उसके बाद वारंट्स आ जाते हैं, डिबेंचर्स आ जाते हैं, बॉन्ड्स आ जाते हैं। ठीक है, डिबेंचर्स एंड बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड आ जाते हैं, डेरिवेटिव्स आ जाते हैं, कमोडिटीज आ जाती हैं और करेंसी एक्सचेंज। ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको PDF में मिल जाएगी जो मैंने टेलीग्राम ग्रुप में शेयर
इस लेक्चर के साथ ही साथ कर दो। नेक्स्ट, एक्सचेंजेस इन इंडिया की बात करते हैं हम लोग। स्टॉक एक्सचेंजेस जो है वो एक इंपॉर्टेंट प्लेयर होते हैं भाई पूरे के पूरे कैपिटल मार्केट में, यानी कि ये एक प्लेटफॉर्म की तरह काम करते हैं। इस प्लेटफॉर्म पे ट्रेडिंग होता है सिक्योरिटीज का, जैसे कि बाइंग और सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज होता है, उसमें ये असिस्ट करते हैं। तो स्टॉक एक्सचेंज में आपका एक ऐसा मार्केट होता है जहां पर सिक्योरिटीज इशू की जाती है ना, किसके द्वारा? सेंट्रल एंड स्टेट के द्वारा, ठीक है, गवर्नमेंट्स के द्वारा, पब्लिक बोर्ड पीएसयूज के द्वारा, जॉइंट स्टॉक कंपनीज के द्वारा, ये सब आपके ट्रेड किए जाते हैं। मेनली 4 स्टॉक एक्सचेंज आ जाते हैं इंडिया में। पहला आ जाता है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी कि बीएसई। बीएसई आपका वॉलंटरी नॉन प्रॉफिट मेकिंग एसोसिएशन है ब्रोकर मेंबर्स का, जो कि एक प्रीमियर स्टॉक एक्सचेंज के तौर पर उभर कर सामने आया 1960s में, ठीक है। मार्च 1995 में बीएसई जो है वो इलेक्ट्रॉनिक में कन्वर्ट हो गया, कि ट्रेड इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग में, जहां पर ब्रोकर्स जो है वो ट्रेड को अपने कंप्यूटर्स या फिर टेक्नोलॉजी से यूज कर सकते हैं। इस सिस्टम को बीएसई ऑनलाइन ट्रेडिंग सिस्टम के नाम से जाना गया। नेक्स्ट आ जाता है एनएसई, दैट इज नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। एनएसई को नवंबर 1992 में सेटअप किया गया था ताकि स्टॉक एक्सचेंज रिफॉर्म्स को इनकरेज किया जा सके थ्रू सिस्टम मॉडर्नाइजेशन एंड कॉम्पिटिशन। ये भी एक इलेक्ट्रॉनिक स्क्रीन बेस्ड सिस्टम है जहां पर मेंबर्स के पास इक्वल एक्सेस रहता है, इक्वल अपॉर्चुनिटीज रहती हैं ऑफ ट्रेड irrespective of their location in different parts of the country। वो कनेक्टेड रहती है एक सैटेलाइट नेटवर्क के जरिए। द ओवर द काउंटर एक्सचेंज ऑफ इंडिया OTCEI, OTCEI जो है ये बेसिकली आपका तब आया जब एक जरूरत महसूस हुई कि एक सेकंड टीयर का जो मार्केट है वो भी होना चाहिए कंट्री में, यानी कि इसको सेटअप किया गया स्मॉल और जो आपकी मीडियम कंपनीज हैं उनको जब कैपिटल मार्केट की एक्सेस देने के लिए, है ना, फाइनेंस रेज करने के लिए एक कॉस्ट इफेक्टिव मैनर में, और इन्वेस्टर्स जो है वो एक कन्वीनियंट, ट्रांसपेरेंट और एफिशिएंट एवेन्यू के तौर पे कैपिटल मार्केट इन्वेस्टमेंट को यूज कर सके। तो OTCEI आपका पहला रिंगलेस इलेक्ट्रॉनिक और नेशनल एक्सचेंज था जिसमें एक स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग सिस्टम था, एक लिस्टिंग थी, इंटायरली न्यू सेट ऑफ कंपनीज थी जो कि आपकी स्मॉल साइज की आ जाती है, ठीक है। इसमें तकरीबन कंपनीज जिनकी पेड अप कैपिटल 30 लाख के बराबर है, इतनी कम है, उनको भी लिस्ट करने दिया जाता है। फिर हमारे रीजनल स्टॉक एक्सचेंजेस आ जाते हैं। रीजनल स्टॉक एक्सचेंजेस जो है ये इन्वेस्टर्स को एक्सेस देते हैं टू बिग ब्रोकर्स इन मुंबई, ठीक है। ये एक लिंक के तौर पे सर्व करते हैं बिटवीन द लोकल कंपनीज एंड लोकल इन्वेस्टर्स। हर रीजनल स्टॉक एक्सचेंज जो रहता है वो अपनी खुद की प्रैक्टिसेस और प्रोसीजर्स को फॉलो करता है इन रिस्पेक्ट ऑफ लिस्टिंग एंड ट्रेडिंग ऑफ सिक्योरिटीज। इनका जो क्लियरिंग और सेटलमेंट होता है ट्रांजैक्शन का, रिस्क कंटेनमेंट मेजर्स होते हैं, ये सब इसमें आ जाते हैं, ठीक है। कुछ एग्जांपल रीजनल के हमारे आ जाता है बीएसई बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, कोलकाता स्टॉक एक्सचेंज आ जाता है, पुणे स्टॉक एक्सचेंज आ जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा कैपिटल मार्केट वाला सिनेरियो खत्म हो रहा है। अब हम इसमें दूसरा टॉपिक स्टार्ट करेंगे, दैट विल बी ब्रेटन वुड्स सिस्टम, ठीक है। ब्रेटन वुड्स सिस्टम जो है ये आपका पहला ऐसा सिस्टम था जिसको यूज किया गया टू कंट्रोल द एक्सचेंज रेट ऑफ करेंसीज, सॉरी एक्सचेंज रेट ऑफ करेंसीज, करेंसीज के एक्सचेंज रेट को भाई कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। मतलब कि हर जो कंट्री है वो एक ऐसी मॉनेटरी पॉलिसी अपनाएगी जिसके जरिए उसकी करेंसी की जो एक्सचेंज रेट है वो एक प्री डिटरमाइंड रेंज में रहेगी इन टर्म्स ऑफ गोल्ड प्लस और -1%। IMF एंड वर्ल्ड बैंक, इनको बोला गया ब्रेटन वुड्स इंस्टीट्यूशंस अंडर द ब्रेटन वुड्स एग्रीमेंट। ये दोनों की दोनों ऑर्गेनाइजेशन से इनिशियली इनकी फाउंडेशन रखी गई थी दिसंबर 1945, ठीक है। और तब से ये इंटरनेशनल कैपिटल फाइनेंसिंग और ट्रेड एक्टिविटीज के एक इंपॉर्टेंट पिलर्स के तौर पे खड़े हुए हैं। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी कि WTO की बात करें, WTO डील करती है ग्लोबल रूल्स के साथ में, जो ग्लोबल रूल्स आ जाते हैं ऑफ ट्रेड बिटवीन डिफरेंट नेशंस। इसका मेन फंक्शन है ट्रेड स्मूथली चलता रहे, प्रिडिक्टिवली चलता रहे, फ्रीली चलता रहे। ये एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई है ताकि ट्रेड को लिबरलाइज किया जा सके, ठीक है। ये एक फोरम आ जाता है गवर्नमेंट्स का जहां पर वो ट्रेड एग्रीमेंट्स को निगोशिएट भी करती हैं, यानी कि उसको निगोशिएट करने का काम भी उनका रहता है, ठीक है। ये अपने ट्रेड डिस्प्यूट्स को सेटल भी यहीं पर करते हैं। ये सिस्टम ऑफ ट्रेड रूल से चलता है। WTO जो है वो आपका 1995 से स्टार्ट हुआ था, लेकिन जो ट्रेडिंग सिस्टम था वो इसका तकरीबन पिछले 50 सालों मतलब की हिस्ट्री में चला जाता है।
1945 के साथ, यानी कि तब हमारा जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड स्टार्ट हुआ था, गैट एग्रीमेंट। ठीक है, उसके सक्सेसर के तौर पे WTO आया था। गैट बेसिकली डील करता था गुड्स के ट्रेड्स के साथ में, लेकिन WTO और उसके एग्रीमेंट जो है ये अब आपके ट्रेड सर्विसेज को भी कवर करते हैं, इन्वेंशंस को भी कवर करते हैं, क्रिएशंस को भी करते हैं, डिजाइन यानी कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को भी कवर करते हैं। फिर हमारा आ जाता है IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है इसको 1945 में क्रिएट किया गया था। सिंपल सा एम था टू फॉस्टर ग्लोबल मॉनेटरी कॉर्पोरेशन, है ना, ग्लोबल मॉनेटरी जो कॉर्पोरेशन है वो बढ़ना चाहिए। उसके साथ साथ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी जो है वो आपकी मार्केट्स में रहनी चाहिए। इंटरनेशनल ट्रेड को फैसिलिटेट करना है, हाई एम्प्लॉयमेंट को बढ़ावा देना है, सुटेबल इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ावा देना है, पॉवर्टी को जो है वो रिड्यूस करना है ऑल अराउंड द वर्ल्ड। ठीक है, तो इसको बेसिकली आपका खड़ा किया गया था इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, IBRD के साथ में, एट द कॉन्फ्रेंस ऑफ 44 नेशंस हेल्ड एट ब्रेटन वुड्स, न्यू हैम्पशायर, USA इन जुलाई 1944। ठीक है, तो इसको बेसिकली क्रिएट किया गया था आउट ऑफ अ नीड कि भाई इकोनॉमिक क्राइसिस जो है, ग्रेट डिप्रेशन जैसे वो दोबारा आने पाए। अपनी सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन के साथ में वर्ल्ड बैंक और IMF जो है लार्जेस्ट पब्लिक लेंडर आ जाता है ऑफ फंड्स इन द वर्ल्ड। ठीक है, ये एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी आ जाती है यूनाइटेड नेशंस की। मेंबरशिप किसी भी कंपनी के लिए ओपन है जो आपकी फॉरेन पॉलिसी को इनके हिसाब से चलाती है ट्रेड के मामलों में, और ऑर्गेनाइजेशन के स्टेट्स को एक्सेप्ट करती है। IMF की जो मेंबरशिप है उसमें करंटली मेरे ख्याल से 190 प्लस कंट्रीज आ जाती हैं, तकरीबन नियर ग्लोबल मेंबरशिप आ जाती है। इंडिया इसका फाउंडर मेंबर आ जाता है। उसके बाद में आ जाती है वर्ल्ड बैंक। ठीक है, वर्ल्ड बैंक ग्रुप WVG, इसको भी 1944 में एस्टेब्लिश किया गया था, पोस्ट वर्ल्ड वॉर 2 के बाद यूरोप को रिबिल्ड करने के लिए, अंडर द IBRD, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट। आज के टाइम में वर्ल्ड बैंक क्या करता है, एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे फंक्शन करता है जो कि गरीबी से लड़ाई लड़ता है। ठीक है, डेवलपमेंटल असिस्टेंस देता है किसको, मिडिल टू इनकम एंड लो इनकम कंट्रीज को। ठीक है, लोन्स देता है, ऑफरिंग एडवाइस वगैरह देता है, उनको ट्रेनिंग करता है उनकी प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर के इंस्टीट्यूशंस की। तो वर्ल्ड बैंक का ये आ जाता है कि भाई पॉवर्टी को हराना है, लोगों को हेल्प करनी है। वर्ल्ड बैंक ग्रुप के हिसाब से क्या बोलते हैं, वर्ल्ड बैंक ग्रुप के अंडर में बहुत सारी कॉम्प्लीमेंट्री इंस्टीट्यूशंस भी आ जाती हैं जो उनके गोल्स को फुलफिल करने में हेल्प करती हैं, जो कि एक आ जाता है IBRD, है ना। इसके साथ साथ में भाई हमारा आ जाता है इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, IDA आ जाता है। ये वर्ल्ड बैंक ग्रुप के 5 इंटरनेशनल एंटिटीज में से 2 आ जाती हैं, इनको भी वर्ल्ड बैंक ग्रुप में इंक्लूड किया गया। फिर आते हैं भाई, फिर बात करेंगे हम लोग एशियन डेवलपमेंट बैंक की, यानी कि ADB। हेडक्वार्टर आ जाता है इन मनीला, दैट इज फिलीपींस। 1966 में एस्टेब्लिश किया गया था। 67 इसके एशियन और पैसिफिक मेंबर्स आ जाते हैं। जापान का शेयर इसमें आ जाता है 15%, यूनाइटेड स्टेट्स का भी 15% आता है, चाइना का 6% आता है, इंडिया का भी 6% इसका शेयर आ जाता है। एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है वो इन्वेस्ट करता है इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ, गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन में, टू हेल्प कंट्रीज कॉम्बैट क्लाइमेट चेंज एंड मैनेज नेचुरल रिसोर्सेज। फिर आ जाता है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, यानी कि AIIB। ठीक है, मल्टीलैटरल डेवलपमेंट बैंक है, इसका मिशन है एशिया की सोशल और इकोनॉमिक कंडीशंस को इम्प्रूव करना। AIIB आर्टिकल्स ऑफ एग्रीमेंट है, ये एक ग्लोबल ट्रीटी है जो दिसंबर 25, 2015 से स्टार्ट हुई, तो इसको रेगुलेट करती है। जो पार्टीज इस एग्रीमेंट को जिन्होंने पार्टी हैं जो इस एग्रीमेंट की, ठीक है, उससे आपकी बैंक की मेंबरशिप 57 हो जाता है, 57 फाउंडिंग मेंबर्स आ जाते हैं इनके। इसको जनवरी 2016 में इस्टेब्लिश किया गया था, और इसके हेडक्वार्टर जो है वो बीजिंग, चाइना में। फिर आ जाता है न्यू डेवलपमेंट बैंक, यानी कि NDB को फॉर्मली ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक के नाम से जाना जाता था। इसको ब्रिक्स कंट्रीज ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका ने इस्टेब्लिश किया था। मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक आ जाता है, ब्रिक्स कंट्रीज ने ब्राजील फोर्टलाइजा में इसका इस्टेब्लिश किया था एट द 6th ब्रिक्स समिट इन 2014। ठीक है, इसको बेसिकली क्रिएट किया गया था टू प्रमोट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट एफर्ट्स इन द ब्रिक्स एंड बाकी डेवलपिंग इमर्जिंग इकोनॉमीज में। फोकस रहेगा इनोवेशन पे, कटिंग एज टेक्नोलॉजी पे, एंड टू बूस्ट ग्रोथ। शंघाई जो है चाइना भाई, ये इनका आ जाता है हेडक्वार्टर। ठीक है,
अब देखो यार, एक सिंपल सी बात आ जाती है, माइक्रो इकोनॉमिक्स को पढ़ना बहुत मुश्किल है। अगर आप सीडीएस के लिए पढ़ना चाह रहे हैं तो माइक्रो इकोनॉमिक्स को डिटेल में पढ़ना बहुत मुश्किल है, क्योंकि मैथ्स बहुत ज़्यादा है उसमें, कंसेप्ट बहुत ज़्यादा है। कुछ छोटे मोटे कंसेप्ट हैं जो हम यहाँ कवर कर रहे हैं, जो मेजर कंसेप्ट आ जाते हैं, और भी बहुत सारे कंसेप्ट आते हैं जो हम एमसीक्यूज के थ्रू कवर करते हैं अपने बैचेस में। ठीक है, तो चलिए भाई, कंसेप्ट और डिमांड और सप्लाई को देख लेते हैं। सबसे इजी, लॉ ऑफ सप्लाई एंड डिमांड, ये जो कानून आ जाता है, ये एक्सप्लेन करता है किसी रिसोर्स के सेलर्स के बारे में और उस रिसोर्स को खरीदने वाले लोगों के बारे में। ठीक है, ये थ्योरी बेसिकली डिफाइन करती है, एक रिलेशनशिप बताती है बिटवीन द प्राइस ऑफ अ गिवन गुड। कोई भी सामान है, उसकी प्राइस के बारे में बताती है। ठीक है, गुड या प्रोडक्ट जो रहता है, और लोगों की विलिंगनेस के बारे में देखती है कि भाई लोग उसको कितना खरीदना चाहते हैं, इधर टू बाय इट या सेल इट। लोग उसको खरीदना चाहते हैं कि बेचना चाहते हैं। जनरली जैसे जैसे प्राइस बढ़ती चली जाती है, पीपल आर विलिंग टू सप्लाई मोर। अब इसमें लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है? लॉ ऑफ डिमांड ये बोलता है कि अगर बाकी सारे फैक्टर्स मार्केट के इक्वल रहते हैं, तो जितनी ज्यादा प्राइस हाई रहेगी किसी गुड की, उतने ही कम लोग जो है वो उस डिमांड की गुड की डिमांड करेंगे, है ना। आपने किसी चीज की प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ा दी है, तो वही उतने ही एलीट लोग, या फिर हम उसको कह लें कि उतने ही कम लोग जो है जिन्हों अफोर्ड कर सकते हैं, वही उस चीज को खरीदेंगे, है ना। ये जो अमाउंट ऑफ अ गुड जो कोई बायर परचेज कर सकता है हायर प्राइस पे, कम क्यों रहता है? क्यों? क्योंकि जैसे जैसे प्राइस आपकी बढ़ती चली जा रही है, वैसे वैसे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो है वो भी बढ़ती चली जा रही है ना। मान लीजिए कोई सामान 100 रुपए का था, लेकिन अब 200 रुपए का हो गया है। अब 100 रुपए तो भाई तकरीबन सब लोग ले रहे थे, लेकिन 200 रुपए कुछ सिलेक्टेड मेंबर्स ही लेंगे। अब ये जो 200 क्या 100 लोग हैं जिन्होंने भाई इसको छोड़ दिया, कुछ लोगों ने छोड़ दिया कि भाई 200 रुपए पे हम नहीं ले पाएंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को कंसिडर किया। उन्होंने ये सोचा कि 200 रुपये में अगर हम 1 केजी एप्पल ले रहे हैं, तो उससे बढ़िया बढ़िया तो जो है हम लोग क्या बोलते हैं, दूध खरीद लेते हैं, दूध हमारा 3-4 लीटर आ जाएगा, है ना। तो ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होता है, जो कंसेप्ट मैं आप लोगों को पहले बता चुका हूँ। ठीक है, एज द रिजल्ट लोग नेचुरली अवॉइड करेंगे ऐसे प्रोडक्ट को खरीदने के लिए, और इससे उसका कंजप्शन हो जाएगा कम, और किसी और चीज का कंजप्शन करेंगे जिसको वो ज्यादा वैल्यू करते हैं। लॉ ऑफ सप्लाई क्या कहता है? लॉ ऑफ सप्लाई डेमोस्ट्रेट करता है कि क्वांटिटीज एक स्पेसिफिक प्राइस पे बेची जाती हैं। मतलब जितना ज्यादा प्राइस हाई होगा, उतना ज्यादा ही क्वांटिटीज को सप्लाई भी किया जाए। कैसे? देखो भाई, जितना ज्यादा हाई प्राइस है, मतलब लोग उसको खरीद रहे हैं, भले ही कुछ यूनिट्स खरीदी जा रही हैं, लेकिन वो बेची जा रही है ना, बेची जा रही है। तो हायर प्राइस पे बेची जा रही है, तो क्या होता है कि भाई इसके साथ में प्रॉफिट मार्जिन जो है वो ज्यादा जुड़ा है, तो फिर इसकी सप्लाई आपकी कंटिन्यूअस रहेगी। ये जस्टिफाई करता है एक तरीके से। ये बेसिक्स आ जाते हैं। सबसे लास्ट में आता है फिलिप्स कर्व। फिलिप्स कर्व एक इकोनॉमिक कंसेप्ट है, इसको A.W. फिलिप्स ने जो है वो दिया था। इसके हिसाब से इन्फ्लेशन जो है हमारा और अनएम्प्लॉयमेंट जो है, इनकी एक स्टेबल और इनवर्स रिलेशनशिप आ जाती है। हाइपोथेसिस के हिसाब से जितना कम हमारा अनएम्प्लॉयमेंट का रेट रहेगा, उतना ही ज्यादा हमारा इन्फ्लेशन रहेगा, एंड वाइस वर्सा। बस मित्रों, अब यहाँ पे हमारा खत्म हो जाता है पूरा का पूरा इकोनॉमिक्स फॉर सीडीएस। आई होप आप सबको काफी बढ़िया लगा होगा। अगर इस सीरीज ने आपकी हेल्प की हो, तो फिर आप डू लाइक, शेयर एंड कमेंट। इन सब से किसी चैनल को ग्रो होने में बहुत हेल्प मिलती है। सब्सक्राइब भी कीजिए अगर आप ये सब करते हैं। तो जेन्युइन कंटेंट को लाइक करेंगे तो ऑब्वियसली बात है, आपको बहुत अच्छा कंटेंट भी देखने को मिलेगा इन द फ्यूचर। आप लोगों की बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। आपको अलग अलग कोर्सेज खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप इन्हीं लेक्चर से काम चला सकते हैं। ठीक है, ऑलरेडी हमने ज्योग्राफी की सीरीज कवर कर रखी है, इसको भी देख सकते हैं आप। हमने एमसीक्यूज के इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं उनकी सीरीज भी कवर कर रखी है। इंग्लिश के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को भी हमने सॉल्व किया है। मतलब आप चैनल को एक्सप्लोर कीजिए, आपको बहुत सारा सामान मिलेगा, बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। इनको फॉलो करते जाइए, टाइम पे देखते रहिए, सारी चीज़ें आपकी सीडीएस में पूछी जाती हैं। हमारी मार्केटिंग थोड़ी अच्छी नहीं है, बहुत ज़्यादा वर्ड ऑफ माउथ से थोड़ा बहुत हो पाता है। अदरवाइज वैसे मार्केटिंग अच्छी नहीं है जो एकदम चीज़ों को एक्सकेलेट करते हैं उस लेवल की। ठीक है, ताकि ये चीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाए। ठीक है, बस इतना ही कहना था। एंड बस सपोर्ट करते रहिए। जय हिंद टू यू ऑल।